प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव अधिकारों के इतिहास, यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आदि पर चर्चा करेंगे। सार्वभौम घोषणा, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी उसकी महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया। इसका अभिप्राय यह है कि सदस्य राष्ट्रों ने एक ऐसा मसौदा जो मानव अधिकारों से संबंधित था उस पर हस्ताक्षर किए और अपने अपने देश में इन अधिकारों को लागू करने का वचन दिया। मानव अधिकारों के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा रही थी क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था और इसी के परिणाम स्वरूप हर साल 10 दिसंबर को यानी यूडीएचआर की सालगिरह अर्थात मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का दिन इसे मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इन सिद्धांतों को और आगे बढ़ाया गया। बहुत सारी इस विषय पर चर्चा हुई और मानव अधिकारों की घोषणा के बाद, सार्वभौमिक घोषणा के बाद एक और नया सिद्धांत आया जिसे पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर ही राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुई। अर्थात पेरिस सिद्धांत में यह वचन दिया गया सभी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा कि वे मानव अधिकारों को ठीक ढंग से लागू करने के लिए अपने देश में एक ऑटोनोमस संस्था का गठन करेंगे जिसे मानव अधिकार आयोग कहा जाएगा और वह देश के सभी नागरिकों के मानव अधिकारों के संरक्षण का कार्य करेगी। इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में भी मानव अधिकारों के अधिक जवाबदेही उन्हें मजबूती से लागू करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अपनाया गया या बनाया गया या लागू किया गया। यह अधिनियम सभी राज्य सरकार को भी राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। इसके आधार पर भारत में एनएचआरसी की गठन किया गया। मानव अधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा तैयार किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। इसके पास मानव अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों पर चर्चा करने का अधिकार होता है। महासभा में चुने गए 47 सदस्य देशों से यह मिलकर बनती है। एनएचआरसी का तात्पर्य है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। भारत में भी एनएचआरसी का गठन किया गया। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, अर्थात कुल 7 सदस्य होते हैं। इन 7 सदस्यों में से 3 पदेन होते हैं। अध्यक्ष का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो अधिकतम 5 साल के लिए कार्य कर सकता है अथवा 70 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो। उसे तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच पर दुराचार के निष्कर्ष पर पहुंचे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग एनएचआरसी के संगठन की बात करें तो इसमें 5 विशिष्ट विभाग, विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग होते हैं। इसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाता है जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर यानी उनकी राय से किया जाता है। एनएचआरसी के अगर कार्यों की बात करें तो इसका कार्य विस्तृत है। मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, स्वयं संज्ञान लेने का अधिकार है। ये प्रत्येक
पुरुष, महिला, बच्चों के अधिकारों को जांचता है, देखता है, जेल का दौरा कर सकता है, पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए अत्याचारों पर ये जो है अपनी राय और दिशा निर्देश दे सकता है। मानव अधिकारों को बचाने के लिए किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपायों का भी ये सिफारिश कर सकता है। न्यायालयिक मदद का कार्य भी इसके द्वारा किया जा सकता है। कई बार एनएचआरसी मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लंघन के मामले होने पर अनुसंधान का यानी खोजबीन का कार्य भी कर सकता है। आयोग एनएचआरसी की बात कर रहे हैं हम लोग। मीडिया, सेमिनारों, अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है। विद्यार्थियों, एक बीच में बात आपको बताना चाहूँगा कि ये एनएचआरसी या मानवाधिकार से संबंधित समस्त बातें हैं, ये पूरे एक पेपर के रूप में आपके सिलेबस में है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो आप कृपया इस पर ध्यान बना के रखें कि ये मानव अधिकार आयोग केवल कोई 3 पेज का या 5 पेज का दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे पास एक पूरे पेपर के रूप में है। हम लोग इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, इनके विकास के बारे में पढ़ेंगे। हम कर्तव्यों और अधिकारों दोनों के मेल-जोल के बारे में चर्चा भी करेंगे। संविधान में हमारे मूल अधिकार है, वह मानव अधिकार नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त विधि सम्मत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार इनको लागू किया जाता है, अलग अलग एनजीओज किस तरह से कार्य करते हैं, इन सभी को समझेंगे। तो हम जो बात कर रहे थे कि एनएचआरसी के कार्य हैं मुआवजा हर्जाना से संबंधित भी है। किसी की जेल में मृत्यु होने पर या सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसको मुआवजे की सिफारिश भी मानवाधिकार द्वारा की जा सकती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जाति के माध्यम से कई बार आम नागरिकों पर जो अत्याचार होते हैं उनकी रोकथाम के लिए और मुआवजे के लिए भी एनएचआरसी कार्य करता है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। हालांकि एनएचआरसी के पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे अधिकार है, व्यापक कार्य क्षेत्र है, लेकिन इसकी फिर भी कुछ सीमाएं हैं। ये कोई विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जांच करने का आदेश देता है, यानी इसके पास निजी जांच संस्था अपनी नहीं है। पीड़ित पक्ष को व्यावहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सराफ जी ने इसे इंडियाज टीजिंग इल्यूशन की संज्ञा दी है। एनएचआरसी के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का अधिकार है। सरकार उसे माने या ना माने वह बाध्य नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त एनएचआरसी की सिफारिश पूरी तरह अगर सरकार खारिज कर देती है या आंशिक रूप से लागू करती है तो भी एनएचआरसी कुछ नहीं कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सा अर्थ है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को भी काफी सीमित किया गया है। फिर हम लोग सुझाव की बात करें तो एनएचआरसी के मामले में इसे और मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसके दिए गए सिफारिश और निर्णयों को पूरी तरह से सरकार द्वारा बाध्यकारी रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जबकि सरकार के नुमाइंदे या सरकार के प्रतिनिधि मोटे तौर पर होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एनआरसी की को जांच के लिए उचित अनुभव वाले एक्सपीरियंस वाले लोगों को और कर्मचारियों को इसमें लेना चाहिए, जिससे कि वह वायलेशन के मामले को जान सके। राजनीतिक व्यक्तियों को इसे दूर रखा जाना चाहिए। भारत में मानव अधिकारों की जो स्थिति है उसको उस क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किया जा सकता है। उनको सुधारने और मजबूत करने के लिए राज्य अभिकर्ताओं और गैर राज्य अभिकर्ताओं